जय हिंद दोस्तों, मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों कि आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सब जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था। और भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने अपने पिछले वीडियो में प्रारूप समिति तक की चीज़ों को पढ़ लिया होगा। जो बच्चे नियमित क्लास को देख रहे हैं उनको पता होगा कि हमने प्रारूप समिति के बारे में चीज़ों को पढ़ लिया था और और जो समय जो समितियाँ बनी थी उन समितियों की अध्यक्षता किसने किया था, हमने वहाँ तक की चीज़ों को पढ़ लिया था। और प्रारूप समिति में कौन से सदस्य थे, कितने सदस्य सम्मिलित हुए थे दोस्तों, हमने यहाँ तक की चीज़ों को अच्छे से कवर कर लिया था। जितने भी बच्चे अभी नए होंगे, जो अभी देख रहे होंगे, अभी जुड़े होंगे इस चैनल से, तो उन सब बच्चों से निवेदन है कि आप सब हमारे पुराने वीडियो को एक क्रम से देखने की कोशिश करिए। एक सीक्वेंस में जब आप चीज़ों को देखेंगे तब आप आसानी से चीज़ों को इंटरलिंक कर पाएंगे। आप वीडियो को दूसरा देखेंगे, चौथा देखेंगे, पहला छोड़ देंगे तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो आप सभी दोस्त जितने भी नए होंगे वो अच्छे से अपना एक क्रम से देखेंगे और जो भी नियमित देख रहे होंगे वो बढ़िया से अपनी रिवीजन को करते रहिए, अपना नोट्स बनाते रहिए और चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। आप सब जानते हैं दोस्तों कि ये मेरा जो लेक्चर है ये जितने भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे, चाहे किसी भी तरह की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप वनडे की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप एसएससी की कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, यूपी पीसीएस की कर रहे हो, समीक्षा अधिकारी या असहायक समीक्षा अधिकारी जिसको हम बोलते हैं आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हो, जिसका नोटिस अभी जल्द आने वाला है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी आने वाला है। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उस सब एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है ये। आप जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो कि फैक्चुअल रूप में भी होता है और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी रूप में होता है। इसको समझने की ज़रूरत होती है। आप जब वीडियो को 2-3 बार पढ़ेंगे, अपने सेल्फ बनाए हुए नोट्स को 2-3 बार जब पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। और आप सब जानते हैं दोस्तों कि आपको क्या करना है, आपको रिवीजन भी करते रहना है, प्रैक्टिस भी करते रहना है और टेस्ट पेपर को भी सॉल्व करते रहना है। तो चलिए दोस्तों, आप समय आपका ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए देखिए, हमने अब यहाँ तक की चीज़ों को पढ़ लिया था। मैंने पिछले लेक्चर में कि प्रारूप समिति में कौन कौन सदस्य थे वहाँ तक की चीज़ों को कवर कर लिया था। हम आज पढ़ने वाले ये जो परीक्षा से उपयोगी जो फैक्ट दिया गया है, जो दृष्टि दी गई है, उसको हम दोस्तों देखते हैं। तो देखिए, संविधान सभा के जो सदस्य थे वो निर्वाचित किए गए प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के अनुपात में। यानी जो संविधान सभा के जो सदस्य थे दोस्तों, वो जो निर्वाचित किए गए थे, जो एक प्रतिनिधि होता था वो प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर होता था। यानी प्रति 10 लाख व्यक्ति जो होते थे दोस्तों, याद रखिएगा, ये जो संविधान सभा का सदस्य के लिए जो निर्वाचन हुआ था वो क्या हुआ था, जो प्रति 10 लाख व्यक्ति थे। 10 लाख व्यक्तियों पर दोस्तों क्या होता था, एक प्रतिनिधि होता था, यानी एक कैंडिडेट की नियुक्ति हुई थी। तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम बात करते हैं, देखिए कैबिनेट मिशन जो आया था दोस्तों, उसके सदस्य कौन थे। तो देखिए उसके सदस्य कौन थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा भी है दोस्तों कि जो हमारा हिस्ट्री वाला लेक्चर आप उसमें देखेंगे, उसमें भी हमने इसको बताया है। तो जो कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे दोस्तों, आपसे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो आपसे पूछ लिया जाता है उसमें कौन कौन थे। तो देखिए उसमें थे पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर दोस्तों। तो आप इसको भी याद रखिएगा। और जो संविधान सभा की बात हम करें दोस्तों, देखिए संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, या स्टेटमेंट जो पूछा जाए दोस्तों, तो स्टेटमेंट है ग्रेनविले ऑस्टिन का। तो आप ये फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक स्टेटमेंट दे दिया जाए कि जो संविधान सभा के बारे में किसने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, तो यह स्टेटमेंट दोस्तों जो है वो ग्रेनविले ऑस्टिन नाम के एक ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था। आपने पहले ही पढ़ लिया कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। तो आप जानते हैं 1947 में 29 अगस्त को। तो अगर आपसे पूछा जाए जो प्रारूप समिति थी, उस प्रारूप समिति का दोस्तों गठन कब हुआ था, तो जिसका गठन हुआ था वो हुआ था 1947 में, यानी 1947 में हुआ था, 29 अगस्त को हुआ था दोस्तों। अब हम बात करते हैं जो तदर्थ झंडा समिति की। अगर हम बात करें दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो तदर्थ झंडा समिति, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जो दोस्तों कि तदर्थ झंडा समिति, इस झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष जो थे दोस्तों वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष। तो आप ये जो फैक्ट दिया गया है दोस्तों ब्रैकेट में, आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जामों में पूछे भी जाते हैं। बस आपको वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि आपने चीज़ों को सही से पढ़ा नहीं होता है, और पढ़ा होता है तो उसको समझा यानी रिविजन नहीं किया होता। तो आप इस फैक्ट को दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करने वाले हैं
कि उस समय जो भारत के गवर्नर थे या वायसराय थे, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण गवर्नर के बारे में यहाँ दिया गया है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हम उनको देखते हैं। तो देखिए, अगर दोस्तों हम बात करें सबसे पहले, तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव की अगर हम बात करें, ये रॉबर्ट क्लाइव की अगर हम बात करें, कौन था? यह बंगाल का गवर्नर था और 2 बार यह रहा है। एक बार 1758 से 60 तक रहा है, एक बार 1765 से 1767 तक रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रॉबर्ट क्लाइव कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव कौन था? बंगाल का गवर्नर था। अगर इसका क्रम पूछ लिया जाए दोस्तों, मतलब ईयर कब से कब था, तो यह था 1758 से 60 और 65 से 67 तक था दोस्तों। इसको आप याद रखिएगा, 67 तक था। अब हम बात करते हैं वारेन हेस्टिंग्स की। देख लीजिए दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स की अगर बात किया जाए, तो देखिए यह कौन था? यह एक बार तो बंगाल का गवर्नर रह चुका था 1772 से 1774 तक। यही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो आप दोस्तों याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पूछ लिया जाता है कि वारेन हेस्टिंग्स जो था वह कौन था। आपसे स्टेटमेंट ऐसे पूछा जाता है कि वारेन हेस्टिंग्स कौन था, ये नहीं पूछा जाएगा। आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो अगर दोस्तों इस तरह से पूछ लिया जाए कि बंगाल का जो गवर्नर, अगर बंगाल का गवर्नर पूछा जाए तो आप जानते कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वह था वारेन हेस्टिंग्स था। लेकिन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल से बनने से पहले दोस्तों यह कहा था, बंगाल का गवर्नर था 1772 से लेके 74 तक। और यह बनता कब है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल? 1774 से 1785, यानी 74 से लेके 85 तक दोस्तों। तो आप याद रखिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे वारेन हेस्टिंग्स था। अब हम बात करते हैं दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में। विलियम बेंटिंक से संबंधित कुछ जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब उसके बारे में आप देख लीजिए, विलियम बेंटिंक के बारे में। तो देखिए, यह बंगाल का गवर्नर जनरल कब से कब तक रहता है? 1828 से लेके 1834 तक। लेकिन यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल रहा कब से कब तक? 1834 से लेके 1835 तक। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये नाम आप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर आपसे पूछा जाए जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, अभी आपने ऊपर पढ़ा दोस्तों कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वह था वारेन हेस्टिंग्स। यहाँ टर्म आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ शब्दों पर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ था बंगाल, यहाँ कह रहा भारत यानी इंडिया, यहाँ आप ध्यान रखिएगा, वहाँ बंगाल की बात हो रही है, यहाँ भारत की बात हो रही है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना दोस्तों? वह लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। गवर्नर जनरल के रूप में था 1828 से 34 तक, और भारत के गवर्नर जनरल के रूप में था 1834 से 1835 तक दोस्तों। तो आप ये भी फैक्ट याद रखिएगा विलियम बेंटिक के बारे में। अब हम बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में। तो देखिए, लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का गवर्नर जनरल कब से कब तक रहा है? 1856 से 1858 तक था। और यह भारत का प्रथम वायसराय कब बनता है? तो 1858 से 1862 तक दोस्तों। तब याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो अगर आपसे स्टेटमेंट दे दिया जाए एग्जाम में कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो भारत का प्रथम वायसराय दोस्तों कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, भारत का प्रथम वायसराय। लेकिन यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कब से काम किया था? 1856 से लेकर 1858 तक काम किया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो 1857 का रेवोल्यूशन हुआ था, यानी 1857 का जो क्रांति हुई थी, उस समय गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा जाए कौन था, तो यही लॉर्ड कैनिंग था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। यही भारत का आगे चल के प्रथम वायसराय बनता है 1858 से लेके 1862 तक दोस्तों। तो आप ये फैक्ट भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं लॉर्ड माउंट बेटन के बारे में कि लॉर्ड माउंट बेटन में अगर देख लीजिए दोस्तों क्या फैक्ट दिया गया। तो पूछा जाए अगर आपसे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह था दोस्तों कौन? लॉर्ड माउंट बेटन था। कब से कब तक? अगस्त 1947 से लेकर जून 1948 तक। तो अगर क्वेश्चन आपसे यह बन जाता है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों था लॉर्ड माउंट बेटन रहता है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, यही था लॉर्ड माउंट बेटन। यह अगस्त 1947 से देखिए दोस्तों जून 1948 तक था। भारत कब आज़ाद होता है दोस्तों? आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमको स्वतंत्रता मिलती है, 15 अगस्त 1947 को। लेकिन यह रहता कब है भारत का गवर्नर जनरल? जून 1948 तक। तो अगर आपसे इसीलिए पूछा जाता है कि जो स्वतंत्र भारत है यानी आज़ाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, तो वह था लॉर्ड माउंट बेटन। आप इस फैक्ट को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं सी राजगोपालाचारी के बारे में। तो देखिए, यह स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। कब से कब तक थे? जून 1948 से लेकर जनवरी 1950 तक। तो अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत
के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप बताइएगा दोस्तों, सी राजगोपालाचारी। यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर पूछा जाए कि अगर ये ना दिया जाए भारतीय, केवल इतना दे दिया जाए कि स्वतंत्र भारत यानी आज़ाद भारत की अगर बात केवल किया जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तब तो आप बताएंगे कि लॉर्ड माउंटबेटन था। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह थे सी राजगोपालाचारी, जून 1948 से लेकर जनवरी 1950 तक। और यही स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी रहते, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, इसके बाद राष्ट्रपति जैसा जो टर्म था वह पद रहता है, ये भारतीय गवर्नर जनरल का जो पद था इसको समाप्त कर दिया जाता है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल की अगर बात किया जाए तो वह सी राजगोपालाचारी जी थे। यानी ये प्रथम भी थे और अंतिम भी थे, तो आप दोनों याद रखिएगा दोस्तों। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की अगर बात की जाए आज़ाद भारत की तो सी राजगोपालाचारी, अंतिम अगर बात किया जाए तो भी सी राजगोपालाचारी। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो संविधान सभा है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है, जिससे एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है। आप उसको भी देख लीजिए कि संविधान सभा के जो महत्वपूर्ण फैक्ट क्या हैं और क्या क्वेश्चन बनता है, आप देख लीजिए। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक आप जानते हैं 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, तो पहली बैठक होती 1946 यानी 1946 में होती है। और कब होती है? 9 दिसंबर को, यानी 9 दिसंबर को होती है। अब इस संविधान सभा के दोस्तों अगर पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा का अगर बात किया जाए अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए, तो अस्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों तो वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष आप जानते हैं कि वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। अगर पूछा जाए कि संविधान सभा जो थी उसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संवैधानिक सलाहकार थे दोस्तों सर BN राव। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो संविधान सभा थी, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, सलाहकार यानी एडवाइजर कौन थे, तो वह थे दोस्तों सर BN राव। अब आप जानते हैं जो संविधान सभा था, इस सब इससे ये भी पूछा जाता कि संविधान सभा के निर्माण में कुल कितना समय लग गया था। तो आप दोस्तों इसको जानते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। यानी हमारा जो संविधान सभा बना था, संविधान जो हमारा बना था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, आप जानते हैं जो भारतीय संविधान है, इसको बनने में कुल समय कितना लग गया था? 2 वर्ष लग गया था, 11 महीने लग गया था, 18 दिन। यानी आप ऐसे देखें तो लगभग 3 साल लग गया था, पूरा का पूरा संविधान बनने में लग गया था दोस्तों। आज जो आप संविधान देखते हैं इसको बनाने में 3 साल लग गया था। ऐसे ही नहीं, भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है, सबसे बृहत संविधान है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसको 3 साल तो लगभग लग गया था बनाने में। आप एग्जैक्ट याद रखिएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और ये जो संविधान सभा की जो प्रारूप थी, इस पर बहस जो हुआ था कितने दिन तक हुआ था? 114 दिन तक बहस पे हुआ था। यानी संविधान सभा के लिए जो प्रारूप बनाया गया था उस पर बहस ही देखिए आप दोस्तों कि 114 दिन यानी 114 डेज तक दोस्तों क्या होता है? बहस होता है। और इसको कुल बनाने में देख रहे हैं दोस्तों आप कितना खर्चा आया था? 63,96,729 रुपया। यानी जो संविधान सभा बनी थी आप देख रहे हैं उस समय लगा था कितना दोस्तों? 63,96,729 रुपया। यानी ये 1946-47 की बात है, उस समय लगा था 63,96,729 रुपया। इसका मतलब लगभग 64 लाख, यानी 63,96,729 रुपया। और इस संविधान सभा का कुल वाचन कितना हुआ था दोस्तों? तो 3 हुआ था। यानी इस पर जो वाचन हुआ था वह लगभग कितना हुआ था? 3 वाचन हुआ था। आप दोस्तों ये 2 फैक्ट बहुत याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत पूछ लिया जाता है। तो देखिए, संविधान को अपनाया कब गया यानी अडॉप्ट कब किया गया? तो वह किया गया 26 नवंबर 1949 को। और संविधान लागू कब हुआ? तो वह हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो आप दोस्तों ये 2 फैक्ट बहुत याद रखिएगा। एक डेट आप याद रखिएगा, देखिए आप ध्यान रखिएगा, 1949 1949 26 नवंबर। आप इस डेट को याद रखिएगा। आप एक और याद रखिएगा दोस्तों, 1950 यानी 1950 26 जनवरी यानी 26 जनवरी। तो आप जानते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान को अपनाया कब गया, यानी इस संविधान को अपनाया यानी अडॉप्ट कब किया गया दोस्तों, अडॉप्ट कब किया गया, इसको अपनाया कब गया, तो अगर आपसे यह पूछा जाता है तो आप कहेंगे 1949 में 26 नवंबर को, यानी 1949 में सब 26 नवंबर को। लेकिन आपसे अगर यह पूछा जाए कि संविधान जो था हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वह लागू कब हुआ,
यानी ये जो संविधान था यह लागू कब होता है दोस्तों, तो यह होता है 1950 में, यानी 1950 में लागू होता है 26 जनवरी को। तो संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949, तो संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950। तो आप ये दोनों डेट दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कंफ्यूजन कर जाते हैं लोग एग्जाम में अक्सर कि संविधान को कब अपनाया गया था और कब लागू गया। तो अपनाने और लागू में जानते हैं दोस्तों बहुत अंतर है। 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया जाता है और 26 जनवरी 1950 को दोस्तों संविधान को लागू किया जाता है। तो आप ये फैक्ट दोस्तों याद रखिए। तो दोस्तों आप जितने भी लोग हैं, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप ऐसे ही अपने एग्जाम की बैक ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते रहिए और आप देखते रहिए, उसको सॉल्व करते रहिए कि आपसे क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि बैक ईयर क्वेश्चन पेपर ही आपको बताता है कि एग्जैक्ट आपके लेवल से, यानी आप जिस भी कंपटीशन की, यानी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वही चीज़ें आपको एक रास्ता दिखाती कि आपको अब आगे पढ़ना क्या है। तो आप नियमित रूप से दोस्तों अपना बैक ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते रहिए और जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप इसके नोट्स बनाते रहिए और इसको साथ ही साथ रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आप जानते हैं रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपनाता है। आप रिवीजन करिए, अपना बैक ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसको लगाते रहिए, बाकी आप प्रैक्टिस भी करते रहिए। मार्केट से कोई भी टेस्ट पेपर ले आइए या ऑनलाइन भी आप कोई टेस्ट देते रहिए, आप जिस भी एग्जाम के लिए हों। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, रिवीजन। आप अभी समय इसको इसलिए हर लेक्चर में दोस्तों इसको इसलिए जोर देता हूं क्योंकि ये मेरा अपना व्यक्तिगत पर्सनल अनुभव है दोस्तों कि आप अगर रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कितने भी पढ़े हों, साल के अंत में जब आप पेपर में बैठेंगे, एक्चुअल एग्जाम में बैठेंगे, तो वहाँ आपसे कुछ नहीं होगा। तब तो आपको लगा कि हमने पढ़ा तो सब था लेकिन हमने सिलेक्शन नहीं ले पाया, हमारे क्वेश्चन उस लेवल के सही नहीं हो पा रहे। तो आप इसको अभी से, इसलिए मैं हर वीडियो में दोस्तों इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि आप रिवीजन करते रहिए, बैक ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते रहिए, प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें। आप चीज़ों को पढ़ते रहिए, समझते रहिए, नोट करते रहिए, नोट डाउन भी करते रहिए। चाहे तो आप बुक भी को ले सकते हैं, आपको पहले ही बता दिया गया पहले वीडियो की बुक कहाँ से मिलेगा, आपको कौन सी बुक है आप पहले से जान चुके हैं। तो आप रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस दोस्तों इस पर बहुत जोर दीजिए। ये मेरा आप सबसे एक छोटा सा निवेदन कि आप इसको करिए। आप देखिएगा आप अंत में आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप उसमें जरूर सफल होंगे दोस्तों, इस बात की गारंटी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अंतरिम सरकार की। जो अंतरिम सरकार बनी थी उस सरकार के बारे में बात करते हैं दोस्तों, इंटरिम गवर्नमेंट की बात करते हैं, इसको भी आप देख लीजिए। तो दोस्तों आप देख लीजिए जो अंतरिम सरकार बनी थी, यानी जो इंटरिम गवर्नमेंट, आप जानते हैं अंतरिम का मतलब होता है इंटरिम, यानी अंतिम से पहले। अंतरिम सरकार का मतलब होता है इंटरिम, यानी अंतिम से पहले। यानी जो अंतरिम सरकार बनी थी, इस आप देखिए दोस्तों यहाँ दिया 26 अक्टूबर 1946, ये डेट गलत दिया गया है दोस्तों। आप ये इसको याद रखिए कि जो अंतरिम सरकार बनी थी 2 सितंबर 1946 को बनी थी दोस्तों, 2 सितंबर था। यह 26 अक्टूबर 1946 दोस्तों, ये जो फैक्ट दिया गया यह गलत दिया गया है। आप इसको याद रखिएगा। जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था वह 1946 में तो हुआ था, यानी 1946 में तो दोस्तों हुआ था, लेकिन 1946 में जो हुआ था दोस्तों वह 2 सितंबर को हुआ था, ना कि अक्टूबर को हुआ था। 2 सितंबर को दोस्तों अंतरिम सरकार का गठन होता है। अंतरिम का मतलब होता है अंतिम से पहले की सरकार जो बनती है उसका गठन। दोस्तों एग्जाम में आपसे पूछा भी गया है फैक्ट है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो हुआ था 1946 में, यानी 2 सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन होता है। अब आप देख लीजिए ये जो अंतरिम सरकार था इसमें कौन सा मंत्रालय किसके पास था, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है और मैचिंग वाले क्वेश्चन में सीधे सीधे आपसे दे दिया जाता है कि जो अंतरिम सरकार बनी थी उस अंतरिम सरकार में कौन सा मंत्रालय किसके पास था। तो आप इसको देख लिए, तो देखिए जो विदेश मंत्रालय था और राष्ट्र संबंधी जो मामला था यह था जवाहरलाल नेहरू जी के पास। तो यानी अगर आपसे पूछा जाए कि विदेश मंत्रालय अंतरिम सरकार में किसके पास था, तो आप वह था जवाहरलाल नेहरू के पास। और जो राष्ट्रमंडल संबंधी मामले थे, यानी जो कॉमनवेल्थ से संबंधित जो मामले थे वह भी किसके पास था दोस्तों, वह भी था जवाहरलाल नेहरू जी के पास था। तो आप इसको भी याद रखिएगा। और सूचना एवं प्रसारण तथा गृह विभाग जो था दोस्तों वह था वल्लभ भाई पटेल जी के पास। यानी जो अंतरिम सरकार बनी थी अगर उसमें पूछा जाए, पहले से आप वही रखिए जाएगा गृह विभाग, यानी होम मिनिस्ट्री। आप जानते हैं जैसे आज के समय में आप जानते हैं गृह मंत्रालय किसके पास है वर्तमान समय में दोस्तों, अमित शाह जी के पास है। इसी तरह जो गृह विभाग था यानी जो होम मिनिस्ट्री थी वह थी उस समय वल्लभ भाई पटेल जी के पास। और सूचना एवं प्रसारण विभाग जो था, जो मंत्रालय था वह भी किसके पास था, वल्लभ भाई पटेल के पास था। और अंतरिम सरकार में देखिए दोस्तों जो शिक्षा मंत्रालय था यानी शिक्षा से संबंधित जो विभाग था वह था सी राजगोपालाचारी जी के पास था। आपने देखा भी पिछले भी आपने पहले पढ़ा है कि सी राजगोपालाचारी कौन थे। यानी जो शिक्षा यानी एजुकेशन से संबंधित जो मंत्रालय था, जो विभाग था वह किसके पास था, सी राजगोपालाचारी जी के पास था।
आप इसको दोस्तों बहुत याद रखिएगा। जो वित्त विभाग था यानी फाइनेंस से संबंधित जो विभाग था दोस्तों, वह था लियाकत अली के पास। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि अंतरिम सरकार में वित्त विभाग यानी फाइनेंस से संबंधित जो मंत्रालय था वह किसके पास था, तो वह था लियाकत अली के पास था दोस्तों। आप इसको याद रखिएगा। और ये भी बहुत याद रखिएगा, विधि मंत्रालय, विधि यानी लॉ से संबंधित मंत्रालय किसके पास था, जोगेंद्र नाथ मंडल जी के पास था दोस्तों। इस क्वेश्चन पे लोग बहुत गलती कर देते हैं, ये अंबेडकर जी को समझ लेते दोस्तों। तो अंतरिम सरकार में अंबेडकर जी के पास या नहीं था। जो प्रॉपर सरकार बनती है उस प्रॉपर सरकार में जो विधि मंत्रालय था यानी जो लॉ मिनिस्ट्री थी वो अंबेडकर जी के पास था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अंतरिम सरकार ने जो 2 सितंबर 1946 को जो सरकार बनी थी उसमें विधि विभाग किसके पास था यानी लॉ मिनिस्ट्री किसके पास थी दोस्तों, तो आप याद रखिएगा जोगेंद्र नाथ मंडल। यहाँ पे बहुत सारे दोस्त गलती कर देते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सही मान लेते हैं, लेकिन वो अंतरिम सरकार में नहीं दोस्तों। जो प्रॉपर सरकार बनती है उस प्रॉपर सरकार में विधि मंत्रालय किसके पास था, अंबेडकर जी के पास था। या अंतरिम सरकार में किसके पास था विधि मंत्रालय, वो जोगेंद्र नाथ मंडल जी के पास था। अब बात करते हैं दोस्तों रेल विभाग यानी रेल मिनिस्ट्री किसके पास थी, तो आती अब्दुर रब निस्तर के पास थी। यानी जो रेल मिनिस्ट्री होती थी वो रेल मिनिस्ट्री दोस्तों आप याद रखिएगा वो आती किसके पास थी, अब्दुर रब निस्तर के पास थी। तो आप इस फैक्ट को भी याद रखिएगा, रेल मिनिस्ट्री किसके पास थी, अब्दुर रब निस्तर के पास थी। और खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि जो अंतरिम सरकार बनी थी उस अंतरिम सरकार में यानी इंटरिम गवर्नमेंट में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय किसके पास था दोस्तों, तो यह था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास था खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दोस्तों। अब हम बात करते हैं कार्य खनन एवं शक्ति यानी जो कार्य खनन एवं शक्ति से संबंधित मंत्रालय जो था वो डॉक्टर CH भाभा। आप तो ये नाम बहुत सुने होंगे दोस्तों कि कार्य एवं खनन शक्ति किसके पास था दोस्तों, तो डॉक्टर CH भाभा जी के पास था कार्य से संबंधित और खनन एवं शक्ति से संबंधित जो मंत्रालय था। और ये डिफेंस वाला भी दोस्तों आप याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है कि रक्षा मंत्रालय किसके पास था, वह था बलदेव सिंह के पास। यानी जो अंतरिम सरकार बनती है दोस्तों उस इंटरिम गवर्नमेंट में जो रक्षा मंत्रालय था यानी जो डिफेंस मिनिस्ट्री थी और डिफेंस मिनिस्ट्री किसके पास थी, वह थी बलदेव सिंह के पास थी दोस्तों। तो आप ये भी फैक्ट बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और जो वाणिज्य विभाग था यानी जो वाणिज्य मंत्रालय था वह दोस्तों जो था आई चुंदरीगर के पास था। यानी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री थी जो वाणिज्य से संबंधित मंत्रालय थी वह किसके पास थी दोस्तों, आई चुंदरीगर के पास थी दोस्तों। तो आप ये याद रखिएगा दोस्तों कि जो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो अंतरिम सरकार बनी थी यानी जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उस इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो आप सबसे पहले ये याद रखिएगा दोस्तों कि इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन जो होता है 1946 में होता है, 2 सितंबर को होता है। आपको यहाँ डेट गलत दिया गया था दोस्तों, तो आप इसको याद रखिएगा। अंतरिम सरकार का जो गठन होता है वह 1946 में होता है और 2 सितंबर को होता है अंतरिम सरकार का गठन। ये भी याद रखिएगा कि ये जो अंतरिम सरकार बनी थी इस अंतरिम सरकार में कौन कौन सा मंत्रालय किसके पास था, क्योंकि ये एग्जाम क्या होता है दोस्तों, एग्जाम में आपसे कैसे पूछ लिया जाता है, आपके पास एक तरफ मंत्रालय दे दिया जाता है कि शिक्षा, वित्त, विधि और रेल, और एक तरफ दोस्तों नाम दे दिया जाता है। आपको मैच कराने के लिए दिया जाता है कि लियाकत अली जी के पास कौन सा था, विधि मंत्रालय किसके पास था, जोगेंद्र नाथ मंडल जी के पास था या भीमराव अंबेडकर जी के पास था। तो आप ये सारे नाम दोस्तों बहुत अच्छे से 1-2-3 बार जब पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आप सारे फैक्ट याद रखिएगा कि अंतरिम सरकार किसके पास था। तो दोस्तों हमारा जो अगला वीडियो आने वाला जो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे संविधान का सोर्स, यानी जो संविधान में कौन कौन सा प्रावधान कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हम उसमें पढ़ेंगे। बस चलते चलते दोस्तों आपसे छोटा सा एक निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रामा, इस यूट्यूब चैनल को दोस्तों स्टडी विथ रामा को इसको आप दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जो भी आपके भाई बहन किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उन तक ये वीडियो दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक मार्गदर्शन का काम करेगा। तो आपके जो भी फ्रेंड सर्किल में हो या आपके घर में जो भी भाई बहन हो आपसे छोटे बड़े, अगर वो किसी एग्जाम की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी छोटा सा सहयोग करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। बाकी आपको अगर कोई डाउट हो दोस्तों, कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं उसका ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। आपको अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती है तो आप कहेंगे, मैं उसका आपको
कमेंट बॉक्स में मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आप लोग पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।